एक बार की बात है, तीन दोस्त कुछ कीमती हीरे लेकर जंगल के रास्ते जा रहे थे। ये ले भाई रघु, ये हीरे की पोटली अब तू अपने पास रख। ठीक है महेश, मैं ही रख लेता हूँ। हीरे की पोटली को रघु ले लेता है और तीनों दोस्त फिर से चलने लगते हैं। चलते चलते उन्हें काफी वक्त बीत जाता है। ये ले भाई भोला, अब हीरो की पोटली तू अपने पास रख। ठीक है भाई, ला मैं रख लेता हूँ। तीनों अपने गांव जा रहे थे और रास्ते में बारी बारी हीरे की पोटली को अपने पास रख रहे थे और कुछ देर बाद वह उन हीरो को एक दूसरे के साथ बांटने के बारे में सोच रहे थे। महेश भाई लाओ, अब हम इन हीरो का बंटवारा कर लेते हैं, और वैसे भी हम तीनों के घर आने ही वाले हैं। अरे रघु भाई, हीरे की पोटली मेरे पास नहीं है, तू अपने पास ही देख। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पास भी नहीं है, मैंने तुम्हें ही तो दी थी पोटली। नहीं नहीं रघु भाई, मुझ पर नहीं है, रुक, मैंने शायद भोला को दे दी थी। अरे नहीं महेश भाई, मुझ पर भी नहीं है, मैंने रघु को दे दी थी। अरे भाई, अगर मुझ पर होती तो महेश से मैं क्यों पोटली मांगता। तीनों बहस करने लगते हैं और वह हीरे की पोटली उन तीनों में से ही किसी एक के पास थी, परंतु वह एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। फिर रघु कहता है, मुझे लगता है वह पोटली हम तीनों में से ही किसी एक के पास है। अब ये नहीं पता वो पोटली किसके पास है। अब इसका पता लगाने हमें सरपंच जी के पास ही जाना होगा। हाँ भाई, शायद हमें सरपंच जी के पास ही जाना होगा। तीनों दोस्त सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, मेरा नाम भोला है और ये दोनों मेरे मित्र हैं, आपको हमारा इंसाफ करना होगा। कैसा इंसाफ, बताओ। रघु अपनी सारी घटना सरपंच को सुना देता है। अच्छा, तो ये बात है, इसका पता लगाना तो बड़ा ही कठिन होगा। और सुनिए सरपंच जी, निर्दोष पर इल्जाम नहीं आना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। महेश, तुम तीनों का इंसाफ करना मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारा इंसाफ तो महाराज ही कर पाएंगे। तुम तीनों वहीं जाओ। ठीक है सरपंच जी, हम चलते हैं। फिर तीनों मित्र महाराज भीम सिंह के पास जाते हैं और अपना सारा किस्सा बता देते हैं। तुम तीनों चिंता मत करो, हम पता लगा लेंगे कि आखिर हीरे किसके पास हैं। और हाँ महाराज, सुनिए, निर्दोष पर इल्जाम नहीं आना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। महाराज कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, तुम तीनों निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाओ, हम मंत्री जी से कहकर तुम तीनों का इंसाफ कराते हैं। वह तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। महाराज, आज आप बड़ी गहरी सोच में हैं, आखिर क्या बात है? मंत्री जी, तुम्हें तीन लोगों का इंसाफ करना है। महाराज, कैसा इंसाफ, मैं कुछ समझा नहीं। महाराज सारी बात मंत्री को बताते हैं। ठीक है महाराज, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे। पर मंत्री जी, एक बात का याद रखना, किसी निर्दोष पर इल्जाम नहीं आना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। ठीक है महाराज, मैं कल तक कुछ न कुछ पता करता हूँ, अभी मैं घर चलता हूँ। मंत्री इतना कहकर अपने घर चला जाता है। महाराज ने मुझे ये कैसी उलझन में डाल दिया है, अब मैं उन तीनों का इंसाफ कैसे करूँगा? मंत्री उन तीनों के बारे में सोचता सोचता अपने घर आता है। पिताजी, आज आप इतने परेशान क्यों हो?
मंत्री सारी बात अपनी बेटी लक्ष्मी को बताता है और कहता है, अब बेटा मैं उन तीनों दोस्तों का इंसाफ कैसे करूँगा, अब तुम ही बताओ। बस पिताजी इतनी सी बात, कल उन तीनों व्यापारियों को मेरे पास ले आना, मैं पता कर लूंगी उन तीनों में से किसके पास हीरे हैं। पर बेटा तुम कैसे पता करोगी? बस पिताजी वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और हाँ बेटा, निर्दोष पर इल्जाम नहीं आना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। अगली सुबह वे तीनों मित्र मंत्री की पुत्री के पास इंसाफ लेने आते हैं। अच्छा तो तुम करोगी हमारा इंसाफ, तो बताओ हम तीनों में से किसके पास हीरे हैं और हम में से किसी निर्दोष पर इल्जाम नहीं आना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुम तीनों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव था जिसमें दो पक्के मित्र रहा करते थे। एक का नाम श्याम था और दूसरे का नाम मनोज। फिर एक दिन अरे मनोज भाई, चल आज खेत पर नहीं चलना क्या? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? अगर खेती पर नहीं जाऊंगा तो खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा? चलो। दोनों मित्र खेती करने के लिए जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ सेठ आता है। अरे तुम दोनों आ गए, आज जल्दी खेतों को जोत लेना और कल सुबह खेतों के लिए नए और अच्छे बीज खरीद कर लाना। जी सेठ जी, हम ऐसा ही करेंगे। शाम हो जाती है और दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। चल भाई मनोज, अब मैं चलता हूँ। अब हम कल सुबह मिलेंगे। ठीक है भाई, कल सुबह हमें जल्दी शहर निकलना है तो थोड़ा जल्दी उठ जाना। अगले दिन दोनों शहर में बीज लेने जाते हैं। श्याम शहर में एक बहुत सुंदर लड़की को देखता है और वह अपने मित्र मनोज से कहता है, देख मनोज, वो कितनी सुंदर और संस्कारी लड़की है, मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। अरे भाई श्याम, ये तू क्या कह रहा है? तू तो उसे जानता भी नहीं है। वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वह लड़की वहाँ से चली जाती है। अरे मनोज, वो लड़की कहाँ गई? देख भाई, तेरी बातों में वो कन्या पता नहीं कहाँ चली गई। श्याम उस लड़की को शहर में ढूंढता है, परंतु वह लड़की उसे कहीं नहीं मिलती और शाम हो जाती है। अरे श्याम, शाम हो गई है, अभी तो घर चल भाई, वह लड़की तुझे नहीं मिलेगी। नहीं भाई मनोज, तू घर जा, मैं तो उस कन्या को ढूंढ कर ही रहूंगा। मनोज श्याम की बातें सुनकर अपने घर आ जाता है और श्याम लगातार 3 दिनों तक उसी लड़की को ढूंढता रहता है, परंतु वह लड़की उसे नहीं मिलती और वो थक हार के अपने घर आ जाता है। अगले दिन मनोज श्याम के घर जाता है। अरे श्याम भाई, तू तो बड़ा ही बीमार दिखाई दे रहा है। लगता है तूने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। नहीं मनोज, जब तक वो लड़की मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। मनोज श्याम की बातें सुनकर परेशान हो जाता है और उससे कहता है, श्याम, मैं तेरा मित्र हूँ, चल मैं शहर जा रहा हूँ और उस लड़की को ढूंढ कर ही आऊंगा जिससे तू शादी करना चाहता है। भाई मनोज, क्या तू सच कह रहा है? हाँ भाई श्याम, मैं तुझे वचन देता हूँ, अब मैं चलता हूँ। मनोज अपनी माँ की आज्ञा लेकर शहर में उस कन्या को ढूंढने चला जाता है। मनोज
शहर में कई जगह पर उस लड़की को ढूंढता है, परंतु वह लड़की उसे कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। फिर मनोज थक हार कर अपने घर आ जाता है। वह दुखी होकर श्याम के घर जाता है। मनोज भाई, तू आ गया? तुझे पता है ना मैंने तुझे कितना याद किया। भाई मुझे माफ कर देना, मैं वो लड़की को नहीं ढूंढ पाया। मैंने इस महीने उसे कई जगह ढूंढा पर वो लड़की मुझे नहीं मिली। चल कोई बात नहीं मनोज, अब तू अपने घर जाकर आराम कर, कल मिलते हैं। मनोज अपने घर चला जाता है और उसकी माँ उससे कहती है, बेटा मनोज, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, पता नहीं कब भगवान को प्यारी हो जाऊँ। बस तेरी शादी हो जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। माँ के कहने पर मनोज शादी कर लेता है और वो देखता है कि वो लड़की वही थी जिससे उसका दोस्त श्याम शादी करना चाहता था। अरे तुम तो वही हो। कौन हूँ मैं और आप किसकी बात कर रहे हैं? मनोज सारी बात सुमित्रा को बता देता है। सुमित्रा, क्या तुम मेरा एक वचन निभाओगी? हाँ बताइए। सुमित्रा, वो मेरा मित्र श्याम है ना, वो तुमसे शादी करना चाहता था, परंतु तुम्हारी शादी मुझसे हो गई। अब तुम एक काम करो, तुम श्याम से शादी कर लो। सुमित्रा मनोज के कहने पर श्याम के घर जाती है और रास्ते में उसे एक डाकू रोक लेता है। ए लड़की, जो भी तेरे पास सोना चांदी है वो मुझे दे दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। सुनिए काका, मैं अभी अपने पति की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। मैं कुछ देर बाद आकर आपको अपने सारे गहने दे दूंगी। अरे तूने क्या मुझे पागल समझा है? मैं डाकू हूँ, कोई गधा नहीं। काका, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं कुछ देर बाद आकर आपको अपने सारे सोने के गहने दे दूंगी। डाकू सुमित्रा की सारी बात मान लेता है और उसे जाने देता है। सुमित्रा श्याम के घर पहुंच जाती है और श्याम सुमित्रा को देखकर बहुत अचंभित रह जाता है और उससे कहता है, अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? सुमित्रा सारी बात श्याम को बता देती है कि किस तरह वह अपने पति की आज्ञा का पालन कर रही है। सुमित्रा, अब तुम्हारी शादी मेरे मित्र मनोज के साथ हुई है, इसीलिए तुम उसकी धर्म पत्नी हो। पर मुझे पता नहीं था कि मेरा मित्र मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान देगा। नहीं बहन, मैं उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम दोनों अब पति पत्नी हो, तुम अब वापस अपने घर लौट जाओ। और हाँ, मैं तुम्हें आज से अपनी बहन मानता हूँ, और बहन अपने भाई के घर से कभी भी खाली हाथ नहीं जाती। श्याम सुमित्रा को काफी धन और सोना चांदी दे देता है और उसे वहाँ से विदा कर देता है। ये लीजिए काका, मैं अपने सारे गहने आपको देती हूँ। डाकू सुमित्रा को देखकर हैरान होता है और कहता है, बेटा, तू अपने वादे के मुताबिक वापस आ गई। पर नहीं बेटा, अब मैं तेरे गहने नहीं लूंगा। आज से तू मेरी बेटी हुई। वह डाकू सुधर जाता है और सुमित्रा को अपनी पुत्री मान लेता है। तो ये थी कहानी। अब बताओ, इन तीनों में से किसका बलिदान सबसे बड़ा है? बेटा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बलिदान श्याम का था, जिसने अपने प्रेम को त्याग दिया। नहीं, सबसे बड़ा बलिदान मनोज का था, जिसने अपनी पत्नी को ही अपने दोस्त के घर भेज दिया था। अरे नहीं, तुम दोनों का ही गलत उत्तर है। उन तीनों में से सबसे बड़ा बलिदान चोर का था। वह दोनों तो मित्र थे, वह एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकते हैं, परंतु वह चोर तो सबसे अलग था। फिर भी उसने सुमित्रा को अपनी बेटी माना और सब कुछ त्याग दिया। भोला की बातें सुनकर लक्ष्मी उससे कहती है, पिताजी हीरे भोला काका के पास हैं, क्योंकि
जो जैसा होता है उसकी मानसिकता भी उसी तरह काम करती है। आखिर में हीरे भोला के पास ही निकलते हैं